अस्सलाम वालेकुम। 8 दिसंबर 2024 शाम में असद खानदान के 50 साल और बशारुल असद के 24 साल इक़्तिदार का खात्मा हुआ। शाम इस वक्त आलमी ताकतों की रेशा दवानियों का मरकज़ बना हुआ है। रूस और अमेरिका की प्रॉक्सी वॉर से दुनिया बिलखुसूस मशरिक़ वस्ता इस वक्त तबाही का ढेर बन चुका है। गजा और लेबनान में इजरायली फ़ौज को भरपूर मुज़ाहिमत का सामना रहा, लेकिन शाम में बिला मुज़ाहिमत बागियों और इजरायली फ़ौज ने जिस तरीके से चढ़ाई की, ये यकीनन हिज़्बुल्लाह और ईरान के लिए एक बड़ा धचका है। सवाल ये पैदा होता है कि ये जंग कहाँ तक जाएगी और इस्लामिक ब्लॉक इस वक्त क्यों खामोश है, उनकी खामोशी क्या मायने रखती है, और सबसे बढ़कर हमारे लिए फ़िक्र और परेशान कुन बात यह है कि पाकिस्तान पर इसके आने वाले दिनों में क्या असरात मुरत्तब होंगे। आज की इस खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ इमरान सुल्तान। कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया साहब, और इस्लामाबाद में हमें ज्वाइन करेंगे शौकत। आमिर ज़िया साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूं कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि मिडल ईस्ट में जिस तरीके से ये वॉर जोन पूरा का पूरा बना हुआ है और इसकी सरहदें जो हैं, इसका दायरा बढ़ता चला जा रहा है। पूरी दुनिया जो है उसका फोकस रहा गजा की तरफ, लेबनान की तरफ, लेकिन बीच में ये कार्रवाई जो है वो डाल दी गई। किस तरह से अब देख रहे हैं इस मजमूई तौर पर अभी तक की जो इत्तलात हैं? बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पूरा मशरिक़ वस्ता की सियासत जो है वो रीशेप हो रही है, बदल रही है, और इस बात का इम्कान है कि हो सकता है कि क्या जोग्राफिया में भी तब्दीली आएगी, और वो नज़र आ रहा है आपको, उसके आपको इशारे मिल रहे हैं। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें आपने जैसे फरमाया कि दूसरी दुनिया के ममालिक की रेशा दवानियाँ, रूस की, अमरीका की, लेकिन हमें सबसे पहले बात ये करनी चाहिए कि ख़ुद जो वहाँ पर रेशा दवानियाँ हुई, यानी कि हम लोगों ने, यानी कि शाम के लोगों ने अपने साथ क्या किया, या वहाँ की हुक्मरान अशराफिया ने अपने साथ क्या किया, क्योंकि गैर तो बाद में जो कुछ करते हैं, पहले आप एक रास्ता फराहम करते हैं कि उसमें आकर बैरूनी ताकतें रेशा दवानियाँ कर सकें। तो आप ये देखें कि आपने फरमाया 50 साल 53 साल का दौर हुकूमत था इस ख़ानदान का, और इसमें जो समझे कि 2011 से जो है वहाँ पर एक सियासी बेचैनी की फ़ज़ा पैदा हुई, और उसमें हमें ये नज़र आया कि जब लोगों ने एक पुरअमन एहतजाज किया तो बज़ोर ताकत उसको कुचला गया। और जब आप कहते हैं ना कि जमहूरी रास्ते बंद करते हैं तो लोग जो है शिद्दत पसंदी पे उतर आते हैं, तो उसके रद्दमल के तौर पर फिर हमने देखा कि एक मुसल्ला बगावत शुरू हो गई वहाँ पर, और उसका भी फिर उन्होंने बजाय इसके कि जी गुफ्तगू करते, लोगों से बातचीत करते, असद साहब का जो था यही उनका एक अंदाज़ था कि जी किसी तरह हम क्रश कर देंगे, और ज़ाहिर उसमें उनको रूस की और ईरान की सपोर्ट हासिल हुई। और ज़ाहिर है कि जब दीगर ममालिक आते हैं तो जो आपके मुखालिफ होते हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं, तो उन्होंने मुसल्ला करना शुरू किया कई और ग्रुप्स के अंदर, और वहाँ पर कोई एक ग्रुप नहीं है, एक तो खैर नज़र आ रहा है कि HTS ने डोमिनेट कर दिया, उसके अलावा भी कई ग्रुप्स हैं, कुर्द का अलग ग्रुप है, सेकुलर ग्रुप अलग लड़ रहा है, इस्लामिस्ट के कुछ और ग्रुप्स हैं, तो एक बहुत ही पेचीदा सूरत हाल पैदा हो गई। अच्छा, एक तरफ आपने इस पेचीदा सूरत हाल को जरा समराइज करते हैं, एक पैकेज देखते हैं, और उस पैकेज के बाद उसकी जो फाइंडिंग्स हैं उसी से प्रोग्राम को मजीद आगे लेकर चलेंगे। जी, इस पैकेज के थ्रू हमने देखा कि असल सूरत हाल है क्या, बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। ये जानेंगे डॉक्टर मलिहा लोधी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सिफारतकार। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। गजा, लेबनान और अब शाम, इस पूरी अफरा तफरी का, इस शोरिश अंगेजी का असल बेनिफिशरी कौन है डॉक्टर साहबा? दरअसल इसके काफ़ी मुख्तलिफ पहलू हैं। एक तो ये कि जाहिर है जो शाम के लोग हैं उन्होंने तो इसका खैर मकदम किया है इस तब्दीली का, और आप देख ही रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बहुत सारे जो सीरियन रेफ्यूजीज़ हैं वो अब वापस अपने मुल्क जाना चाह रहे हैं। तो एक तो पहलू इसका ये है कि वहाँ की जो आवाम है वो इस तब्दीली से खुश है, इसलिए कि एक ख़ानदान की हुक्मरानी करना, वो भी 50 साल से ज़्यादा एक मुल्क पे, और फिर जिस किस्म की बर्बरियत की थी इस ख़ानदान ने सीरियन लोगों पे, तो मैं समझती हूँ कि वहाँ पर तो एक सेंस ऑफ रिलीफ है, और वहाँ आप देखा है कि वहाँ पर जश्न वगैरह भी मनाया गया है। दूसरा पहलू इसका ये है कि इजराइल इससे पूरा फ़ायदा उठा रहा है। जैसे कि आपने सुना होगा कि उन्होंने स्ट्राइक्स की हैं, गोलन हाइट्स में भी गए हैं वो, और फिर और उन्होंने इलाका जो है उस पर कब्जा किया है। तो इसमें तुर्की भी, जिसने के अपोजिशन फोर्सेस की हिमायत की, जाहिर है तुर्की का भी बहुत फ़ायदा हुआ, उनका असर और इन्फ्लुएंस
मशरक़ी वस्ता पे अब बढ़ जाएगा। और जो ममालिक हैं जिनके लिए एक धचका है, ये सेटबैक है, उसमें ज़ाहिर है ईरान है और रूस है। और इससे जिसको कहते हैं एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें कि हिजबुल्लाह है, ईरान है, वो पहले से बहुत कमज़ोर हो गया है। अच्छा, अब ये इलेक्शन, यूएस इलेक्शन में जो बात की जा रही थी बाइडेन और ट्रंप की बुनियादी पॉलिसी, उनके फ़लसफ़े के हवाले से, तो ये एक खाका सामने आ रहा था कि इस वक्त मशरिक़ वस्ता में जो बेचैनी है डोनाल्ड ट्रंप उसको आकर कम करेंगे, और वो इनके हक़ में नहीं थे। लेकिन जो बाइडेन के जाते जाते ये सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। तो क्या इस वक्त अमेरिकन पॉलिसी जो है वो क्या होगी इस मामले को लेकर, डॉक्टर साहबा? देखिए, जहाँ तक बाइडेन का ताल्लुक है, वो तो अब लेम डाक इंतजामिया है ना, उनके पास तो अब कोई खास पार नहीं है ना। असल पॉलिसी तो हम देखेंगे जब ट्रंप सदर बनेगा, और वो अगले महीने। ट्रंप की ट्वीट के मुताबिक तो उसने यही कहा है कि वो इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता, और वो उसने यही कहा है कि हमें इससे दूर रहना चाहिए, अमेरिका को दूर रहना चाहिए। एंड उसने अंग्रेजी में कहा है कि लेट इट प्ले इटसेल्फ आउट। तो अभी तो वाज़ेह नहीं है अमेरिका की पॉलिसी, लेकिन आपको मालूम है कि वो भी सीरिया के एक हिस्से में मौजूद हैं, उनके 900 के करीब फोर्सेस हैं वहाँ पर। तो वो भी देखना होगा कि उसका मुस्तकबिल क्या होता है, क्या वो वहाँ रह सकेंगे, या जो नई पूरी हुकूमत अब आई है सीरिया में, और भी हुकूमत बनेगी इसके बाद, क्या वो इसको इजाज़त देंगे। रूस के भी बेसिस हैं वहाँ पर। तो ये सारे जो सवाल हैं, मैं दो सवाल सिर्फ और लूंगा, मुझे पता है कि इसके बाद आपकी कुछ कमिटमेंट्स भी हैं। एक तो ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो ब्लॉक है, इस्लामिक ब्लॉक, उसकी खामोशी या मसलहत पसंदी, उसको किस तरह से लिया जाए, क्योंकि उसका जो इजराइल का जो पेनिट्रेशन है वो बढ़ता चला जा रहा है। फिर लेटर ऑन आगे चलकर क्या पाकिस्तान के लिए इसमें कोई लेसन है, हमारे लिए कोई तशवीश की बात है? देखिए, जहाँ तक हमसाय मुल्क हैं शाम के, सीरिया के जो नेबर्स हैं, जाहिर है उनमें तो एक तशवीश पाई जाती है, इसलिए कि मालूम नहीं है इस वक्त कि सीरिया में जो, यानी कि वहाँ पर अमन कायम हो सकेगा या नहीं। फिर ये कि आपको ये भी मालूम है कि सीरिया के मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, अपोजिशन फोर्सेस में भी मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स। तो उनमें क्या यकजहती पैदा होगी, क्या वो एक हुकूमत चला सकेंगे, ये सारे सवाल अभी यानी कि इनके जवाब हमारे पास नहीं है। लेकिन इससे जाहिर है हमसाय मुल्कों को तशवीश तो है, लेकिन उनका ये भी है कि अगर उनके यहाँ इतने सारे सीरियन रेफ्यूजीज हैं और वो अगर घर जाना चाहते हैं और जाना शुरू कर देंगे, तो इससे फिर उनको फ़ायदा भी होगा, इसलिए कि जाहिर है उनके लिए काफ़ी बर्डन रहा है, जॉर्डन के लिए, लेबनान के लिए। तो खामोशी तो मैं नहीं कहूँगी, अभी तो देखें सूरत हाल तो बहुत ही यानी कि अभी तो हुआ है ये। तो अभी तो मेरा ख्याल है एक वेट एंड वॉच सिनारियो भी है ना, कि लोग, हुकूमतें देख रही हैं कि आगे होगा क्या। ठीक है, हुकूमतें तो यकीनन देख रही हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ पर खड़ा है इस वक्त, उसकी क्या पोजीशन आप देख रही हैं डॉक्टर साहबा? देखिए, उनकी तरफ से तो कॉल्स आई है ना ऑलरेडी, सिक्योरिटी काउंसिल की भी मीटिंग हो चुकी है, और कॉल तो यही है ना सेक्रेटरी जनरल की तरफ से भी कि जितनी जल्दी अमन कायम हो सके होना चाहिए। और फिर सब देख रहे हैं अबूरी हुकूमत की तरफ कि उनकी क्या पॉलिसीज होंगी। तो अभी तो मेरा ख्याल है कबल उस वक्त होगा कि सारे मुल्क अपनी पॉलिसी तो नहीं बयान कर सकते ऐसी सूरत हाल में। सिचुएशन अभी फ्लक्स में है। ठीक है, लेकिन ये यकीनन है कि इस वक्त वो जो 50 साल दौर का खात्मा और रिलीफ, कम से कम सीरिया की आवाम जो है वो उसको उस तरह से देख रही है, उनके लिए एक रिलीफ है ये। जी बिल्कुल, अगर आप तस्वीरें देखें या अल जज़ीरा जी बिल्कुल दिखाया जा रहा है। आमिर जिया साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मेरे ख्याल से आमिर जिया साहब भी डॉक्टर साहबा से अगर गुड आप कर रहे हैं। मैं ये एक जो बात मेरे ख्याल में एक वो है कि जो सवाल है सबके पेश नज़र कि नया लिबिया बनता है या नया शाम बनता है, क्योंकि लिबिया हमने देखा कि जब वहाँ पे तब्दीली आई थी तो उसके बाद वहाँ पे खाना जंगी जो है तसलसल के साथ जारी है। और जैसे कि डॉक्टर साहब फरमा रही है कि वहाँ पे कई ग्रुप्स हैं ना, अबिडेंस ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स है वहाँ पर, और जैसे फ्री सीरियन आर्मी है, कुर्दिश रेबल फाइटर्स वहाँ पे लड़ रहे हैं, इस्लामिक स्टेट है, ठीक है, हिजबुल्लाह का ग्रुप है वहाँ पर, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं, तो 7-8 ग्रुप्स। और फिर सबसे बड़ा हयातुल तहरीर जो जिसने लीड किया इस पूरे इस मामले को।
تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ کس طرح سے یہ کیا کنسنسس بلڈنگ کر سکیں گے جن لوگوں نے قبضہ کیا ہے. اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر پراکسی کے ذریعے ہمیں لگتا ہے کہ وہ لڑائی جو خانہ جنگی جو ہے وہ جاری رہے گی. یعنی وہ انتشار در انتشار کا ماحول جو ہے وہ آگے بڑھے گا. جی ڈاکٹر صاحبہ اگر آپ موجود ہیں تو. جی یہ صحیح کہہ رہے کہ ابھی اس قسم کے جو سوال ہیں وہ بالکل جائز ہیں ان سوالوں کو پوچھنا، لیکن بہت مشکل ہے اس وقت کہنا، اس لیے کہ سچویشن بہت فلوئڈ ہے وہاں پر. اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب تک عبوری حکومت کی پوری شکل ہمارے سامنے نہیں آتی اور ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کی پالیسیز کیا ہوں گی اور پھر یہ بھی دنیا اور ہمسائے ملک ان کے ساتھ کیسے انگیج کریں گے، تو یہ ساری چیزیں ابھی میرا خیال ہے ان پہ یعنی کہ ہم ان کا تجزیہ کرنا بھی ہمارے لیے ایک طرح سے مشکل ہے. تو بہت سی چیزیں قبل وقت ہیں. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر ملیحہ لودھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھی اور اس وقت ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے شوکت پراچا صاحب نے بھی جوائن کیا. اچھا اس سے پہلے کہ شوکت صاحب کی طرف جائیں دیکھیں دلچسپ بات کی جو ڈاکٹر صاحبہ بات کر رہی تھی نا کہ چیزیں بہت فلکس میں ہیں. اب حیات تحریر الشام جو ہے جو لیڈ کر رہی ہے اس چیز کو نا، وہ ماضی کا القاعدہ ایفیلیٹڈ گروپ ہے. اب صحیح ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں ماڈریٹ ہو گئے ہیں اور اچھی بات ہے ماڈریٹ ہو گئے. ابھی تک جو انہوں نے سگنل دیے ہیں کہ ہم انتقام نہیں لے رہے، صرف ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں گے جو ڈیسیشن میکر تھے ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی کہ جو فٹ سولجر تھا. تو یہ ایک بڑا میرے خیال میں اہم بات ہے. پھر دوسری بات جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ 1,30,60 سوا لاکھ سے زیادہ فوج تھی سیرین آرمی نا. بالکل 27 نومبر کو آپ نے دیکھا کہ انسرجنسی آغاز ہوا الیپو کے اوپر دوسرے شہر کے اوپر، اور اس کے بعد ودن لیس دین 2 ویکس یہ لوگ سسٹین نہیں کر سکے اور بالکل ریت کی فوج ثابت ہوئی، آرمی آف سینڈ بن گئی ہے نا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کیوں بنی؟ یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے اور یہ سوال جو ہے تمام عرب ممالک اور مسلم ممالک کو کرنا چاہیے اپنے آپ سے، کیونکہ وہ ایک کہتے ہیں مستحکم نظام حکومت بالکل سسٹم جو ہے بنانے میں ناکام رہے. پراچا صاحب سے بھی لیتے اس کے اوپر. پراچا صاحب یہ بلا مزاحمت دیکھا ایک بھرپور قسم کی مزاحمت جو ہے وہ غزہ اور لبنان کے اندر تھی اسرائیلی فوج کے خلاف، لیکن 8 دسمبر کو جو کچھ بھی ہوا اور جس طریقے سے چڑھائی کی باغیوں نے اور بالخصوص اسرائیلی فوج نے اور ان کی پیش قدمی اب بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو یہ مزاحمت کیوں نہیں کی گئی وہاں پر؟ ایسا یہ ریت کی دیوار یا ریت کی فوج کیوں ثابت ہوئی شام کی؟ کیا انالیسس ہے سر آپ کا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کرائسس کوئی آج کا نہیں ہے. 2010-11 سے یہ کرائسس چل رہا ہے اور اس میں جو ورسٹ ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، ہم ون آف دا ورسٹ ہیومینیٹیرین کرائسس شامی کرائسس کو کہہ سکتے ہیں. ملین جو ہیں وہ مائیگریٹ کر گئے اور یورپ میں جا کر بھی مائیگریشن کا ایک بڑا کرائسس ہوا اور وہ بھی بنیادی طور پر یہ شامی لوگ جو نکلے وہ تھا. مجھے ابھی تک یقین مانے عمران سلطان صاحب، وہ چھوٹا بچہ کردی، اس کی پکچر میرے ذہن سے نہیں گئی جو ساحل سمندر پہ ڈیڈ باڈی جس کی ملی تھی. بالکل وہ پوری دنیا کے لیے استعارہ بن چکا تھا، پوری دنیا کے لیے وہ تصویر ایک جو ہے خاموش استعارہ بن گئی تھی. ایگزیکٹلی. تو اس لیے یہ کرائسس نیا نہیں ہے. اس وقت کہیں نہ کہیں سے بشار الاسد کو پروٹیکشن مل رہی تھی. مثلاً امریکن فلیٹس آئے تھے اسی ریڈ سی کی طرف تو آگے سے رشین فلیٹ آ گیا تھا. اس بار ہمیں وہ بھی نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے بشار کو روس میں آنے کی اجازت ملی، بشار نے اسائلم لے لی، وہاں ان کو پناہ مل گئی، لیکن جو پہلے پروٹیکشن تھی وہ نہیں ملی بشار الاسد کو. مینس کہ جو فورسز تھیں بشار الاسد کے خلاف وہ پہلے سے ہی ایکٹ کر رہی تھیں، لیکن بشار کو سم ہو جو فارن سپورٹ تھی وہ اس کو بچا رہی تھی. چلیں یہ ایک بڑی سپورٹ، یہ جو سپورٹ تھی اسی پہ ذرا میں ایڈ کرتا ہوں، یہاں پہ شامل کروں گا علی سرور نقوی صاحب، سابق سفارتکار اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. نقوی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جاننا یہ چاہیں گے اس وقت جو بات ہو رہی ہے کہ 8 دسمبر 2024 شام میں جو 50 سالہ اقتدار اسد فیملی کا جس طریقے سے اس کا خاتمہ ہوا، یہ کرائسس کتنے پہلے سے جاری تھا، کتنی وہاں کی عوام جو ہے وہ کتنی پریشان تھی، اور اس کے بعد جو مختلف اسٹیک ہولڈرز کی بات کی جا رہی ہے جو اس کے بینیفیشری ہیں، لیکن اصل بینیفیشری اس کا کون ہے؟ پہلے تو ذرا ہم اس کے اوپر تجزیہ کر رہے ہیں. پلیز آپ کا انپٹ چاہوں گا نقوی صاحب. جی ہاں دیکھیے، میں شام سے بہت واقف ہوں کیونکہ میں اردن میں پاکستان کا سفیر رہا ہوں.
जॉर्डन में, और मैं वहाँ से दमिश्क बहुत जाया करता था, क्योंकि दमिश्क एक बड़ा शहर है, पुराना शहर, कदीम शहर है, और वो बहुत ही एक बड़ी कॉस्मोपॉलिटन सेंटर के तौर पे है पूरे उस खित्ते में। बेरूत और दमास्कस दो बड़े वहाँ पे सेंटर्स ऑफ कल्चर एंड सोसाइटी वो वहाँ पे मौजूद है। अब बात यह है कि कमिंग टू दिस इशू, 2011 में जब अरब स्प्रिंग का वाक़या हुआ, तो उस वक्त जो शाम की हुकूमत है वो उसको बड़ा झटका लगा और वो बिल्कुल शेकी हो गई, कमज़ोर हो गई, और वो फ्री सीरियन आर्मी जो उनकी बनी वो उनको अटैक करने के चक्कर में थी, बादशाह को गिराने के, प्रेसिडेंट को गिराने के। तो वो सब सिलसिला अपना चलता रहा। उसके बाद मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोर्सेस उसमें इन्वॉल्व हो गई, यानी अमेरिका एक तरफ जो कि फ्री सीरियन आर्मी को सपोर्ट कर रहा था, दूसरी तरफ रूस और ईरान की जो हिमायत थी उससे बशर अल असद को बड़ी तक़वियत मिली और उसको मटेरियल सपोर्ट भी बहुत मिली। तो उसने जो बड़ी सख्त तरीके से ब्रूटल सप्रेशन उसने की, जो एक सिचुएशन डेवलप हो गई थी। इसके नतीजे में वहाँ पे खाना जंगी शुरू हुई और कुछ इलाके जो हैं उसके कंट्रोल में नहीं रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता असद ने फिर सारा कब्जा कर लिया। अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि ईरान और रूस दोनों किसी न किसी वजह से उसको वो सपोर्ट बशर अल असद को नहीं दे पा रहे जो कि पहले दे रहे थे। तो नतीजतन असद बहुत कमज़ोर हो गया और बशर अल असद, और फिर उसने कोशिश की कि इन लोगों से मज़ीद हेल्प हासिल करे, वो नहीं हुआ। तो ये जब तक ये जो क्या है तहरीर सीरिया, वो THS हयात तहरीर सीरिया, वो फिर उसने अलेप्पो का कब्जा किया, उसके बाद आगे बढ़ा और फिर जो है वो फिर दमिश्क पे पहुंच गई, और नतीजा ये हुआ कि ये लोग वहाँ कंट्रोल में उन्होंने ले लिया शहर को। और खास और अहम बात ये जिसका आपने भी जिक्र किया कि ये सीरिया की जो फौज है वो बड़ी कमज़ोर साबित हुई, इसलिए कि ये ज़ोर और ज़बरदस्ती के वजह के बिना पे ये कायम थी, और ये जैसे उनको लगा कि ये अब उनकी हुकूमत नहीं रहेगी तो वो सब इधर उधर हो गए। ज़्यादातर फौज सीरिया की जो थी वो तो इराक चली गई है और रिपोर्ट्स के मुताबिक। ठीक, तो अब ये दो ड्रामेटिक, एक लास्ट कमेंट ये है कि दो ड्रामेटिक फॉल जो रिसेंटली हुई है, एक बांग्लादेश में हसीना वाजिद की और दूसरे बशर अल असद की सीरिया में। ठीक, यानी नाजायज़ तौर पर और जो एक ज़ोर ज़बरदस्ती और डरा धमका के जो जिस तरीके से रिएक्ट किया जा रहा था, जो इक़्तिदार पे कब्ज़ा था, वो ठहर नहीं सका इस वक्त। परांचा साहब, यही बात हम कर रहे थे इससे पहले कि क्या वजह हुई ये जो आपके रेत की दीवार साबित हुई। अब जो पॉलिटिकल कंसेंसस है जो वहाँ पर इस वक्त सेटअप आया है, जो बाकी सेटअप आया है, गो कि उन्होंने आम मुआफ़ी का ऐलान किया है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा उनके लिए भी हुकूमत कायम करना, क्योंकि स्टेक होल्डर्स बहुत सारे हैं। डर भी इसी चीज़ का है, और इससे बढ़कर ये खौफ है कि कहीं खुदा न खास्ता ये वाले जो नए आए हैं ये भी अपने मुखालिफिन के साथ वही ट्रीटमेंट ना शुरू कर दें जो बशार अल असद ने अपने मुखालिफिन के साथ की थी। मैं फिर वर्ड यूज़ करूँगा, मिलियंस ऑफ सीरियंस वो अफेक्ट हुए, वो मर गए, वो डूब गए, वो बेघर हो गए, वो महाजरीन बन गए। और 8 दिसंबर के बाद आपने देखा कि लाइनें लगी हुई थीं टर्किश बॉर्डर पर वापस आने वालों के लिए।
टर्की एक इस पूरे क्राइसिस में एक बड़ा फैक्टर है, जैसे ईरान एक फैक्टर था। लेकिन जो पहले हम बात कर रहे थे उसी की कंटिन्यूएशन में मैं ज़रूर वो अपना आर्गुमेंट पूरा करना चाह रहा हूँ कि जो ईरानियन प्रॉक्सीज़ थी रीजन में, उनको भी बड़ा सेट बैक पहुँचा ना इस शामी क्राइसिस से पहले, 8 दिसंबर वाले क्राइसिस से पहले। मसलन हिजबुल्लाह को शदीद नुकसान हुआ लिबनन में, हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए, बाकी जो लोग थे उन पर भी अटैक हुए। इसी तरह से ईरान के अंदर इस्माइल हानिया को शहीद किया गया, और हमास जो है उसको ख़त्म करने के लिए इसराइल ने तारीख़ के मज़ालम और बर्बरियत का मुज़ाहरा किया गज़ा में और दीगर इलाकों में। तो जो प्रॉक्सीज़ सपोर्ट मिलती थी बशारुल असद को, वो भी कट ऑफ हो गई इन द रिम लैंड ऑफ दिस रीजन। टर्की का कभी भी बशारुल असद के साथ अच्छा ताल्लुक़ नहीं था। टर्की और इनके दरमियान तो टर्क जेट्स बमबारी भी किया करते थे कभी कभी आकर शाम के बॉर्डर के अंदर। बेनिफिशरी इज़ नॉट टर्की, बेनिफिशरी तो बन गया इजराइल जब नेतन्याहू भी बॉर्डर पर पहुंच गया और गोलान हाइट से आगे बढ़कर उन्होंने अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया। यानी जो सराउंडिंग है इसराइल की वो सारी वीक हो गई। मतलब लीबिया देख लें, इराक देख लें, सीरिया आप देख लें, लिबनन देख लें, सिर्फ एक मुल्क बच गया है और वो है इजिप्ट। और इजिप्ट एक तरह का ब्रोकर बनने की कोशिश कर रहा है जब से ये गज़ा का क्राइसिस शुरू हुआ अक्टूबर लास्ट ईयर से। और इस सारे तनाजुर में इसराइल बेनिफिशरी बना, इसराइल ने एडवांसमेंट की। बिल्कुल यानी जिस तरीके से इजरायली अफवाज की और पेशकदमी बढ़ रही है, ये इसका दायरा कार जो है ये वसी से वसी तर होता चला जा रहा है, और ज़ाहिर है कि ये ईंधन बनता जा रहा है ये पूरा इलाका जो है। हमारी ट्रांसमिशन जारी है, पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।